मैम, निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि नेहरू गांधी परिवार के कारनामों, उनके द्वारा किए गए भ्रष्टाचार नीतियों के कारण मैंने पुस्तकालय बनाने का निर्णय किया है, जहां पर आने वाली पीढ़ी और शोध करने वाले छात्रों के लिए एक आदर्श स्थान होने मिले। बिल्कुल बिल्कुल बनाएंगे, कहाँ बनाएंगे वो भी हमें बता दें, क्योंकि जितने ग्रंथालय खुलें और जितनी इतिहास की हर तरीके की जानकारी हो उतना ही अच्छा है। वो किताबें भी, बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं और बहुत सारे राजनेता आए गए जिनके कुछ पर्सनल लाइफ होती हैं, उस पर्सनल लाइफ को इस तरीके से जो शब्दों का इस्तेमाल किया गया, बातें की गई, पर्सनल अटैक्स किए गए पूर्व प्रधानमंत्रियों के ऊपर, वो निंदनीय है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में की विचारधारा रखने वाले लोग ये भी क्षमता रखेंगे कि जो जो योगदान रहा है पूर्व प्रधानमंत्रियों का, उसका वो भी एक्नॉलेज करना सीखे। क्योंकि ज्ञान जब आता है ना, ज्ञान प्राप्ति भी जब होती है तो उसमें एक ठहराव भी आता है, जो शायद जिन लोगों ने किताबें नहीं पढ़ी उनको समझ में आएगा नहीं। किरण रिजिजू कह रहे हैं कि हमारी सरकार एक मेच्योर लीडर द्वारा चलाई जा रही है। 1962 में हेंडरसन ब्रुक्स भगत कमीशन की रिपोर्ट्स को सीक्रेट रखा गया था, जिसमें नेहरू सरकार को करारी हार मिली थी चाइना से, लेकिन हमारी सरकार अभी तक इन मामलों को उजागर नहीं की। अगर आपको याद होगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ऊपर 2014 में जब ये सरकार आई थी, कितनी बड़ी बड़ी बातें की गई थी कि हम उनको डिक्लासिफाई करेंगे। क्या निकला उन फाइल से? इनसे कहिए ना, सरकार आपकी, सत्ता आपकी, नफरत कांग्रेस के लिए आपकी, नफरत पूर्व प्रधानमंत्रियों की आपकी, वो भी उजागर कर दें। देश को पता चल जाना चाहिए क्या सच्चाई है। और मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जब डॉक्यूमेंट्स रिलीज हुए थे, डिक्लासिफाई हुए थे, उसमें जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हीरो बनकर निकले थे, वो भी जनता के सामने है। तो आप कितनी बार इतिहास में जाकर टटोलेंगे विपक्ष को, के साथ विपक्ष पे हमला करने का? कुछ अपने गिरेबान में झाके। आप ही के अंतर्गत आप लोगों ने पप्पियां झप्पियां की थी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ, आप ही की ओथ सेरेमनी में वो आए थे, फिर उन्होंने जो हमला किया था हमारे देश पे वो भी सब जानते हैं। आपने जीरो टॉलरेंस टू टेररिज्म कहा, आप उनके साथ क्रिकेट खेलते हैं। फिर आप बांग्लादेश के जो हिंदूज हैं, माइनॉरिटी हिंदूज हैं, उनको लगातार उनके ऊपर टारगेटेड अटैक हो रहा है, आप उस पर चुप्पी बांधे रहते हैं। आपकी पूरी फॉरेन पॉलिसी डिक्टेट हो रही है अमेरिका से, और आप बात करें और चाइना से। कभी अडानी जी को जब जरूरत पड़े उनकी चाइना की, तो आप चाइना के लिए वीजा ईज आउट कर देते हैं, दोस्ती यारी हो जाती है। और फिर आपको जब लगे तो आप ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी बात करते हैं, लाल लाल आंख दिखाने की बात करते हैं। जिनकी खुद की फॉरेन पॉलिसी इस तरीके की हो, वो कम ही बात करें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। पर मैं कहूँगी कि इसको ये बार बार बताने की जगह एंडरसन रिपोर्ट, भगत रिपोर्ट एंड ऑल दैट, आप वो रिलीज ही कर दीजिए जनता के सामने। दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, जनता अपने विवेक पर देखकर पढ़कर समझेगी क्या हुआ है। पीएम मोदी कह रहे हैं कि रवनीत बिट्टू को गद्दार इसलिए कहा गया क्योंकि वो सिख थे और कांग्रेस सिखों से घृणा करती है। मुझे याद है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए थे, पंजाब गए थे, तो उन्होंने उस समय, कांग्रेस की सरकार थी, ये कहा था कि उनकी सिक्योरिटी ब्रीच हुआ। बिल्कुल वैसे ही जैसे कल पार्लियामेंट में द मोस्ट सिक्योर बिल्डिंग ऑफ द कंट्री, मोस्ट सिक्योर इंडिविजुअल प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, एज परहैप्स मेनी देशों से भी ज़्यादा उनकी सिक्योरिटी होगी, वो कुछ महिला सांसदों के प्रोटेस्ट से वो नेशनल सिक्योरिटी, उनको सिक्योरिटी ब्रीच लगा और स्पीकर ने कहा कि नहीं आप सदन में बताइए। तो वो पंजाब को लेकर, जो पंजाब के ऊपर उन्होंने अटकलें लगाई हैं, जो किसान जब प्रोटेस्ट कर रहे थे, आपने उनको खालिस्तानी बताया है, तो ये वहाँ की जनता नहीं भूलेगी। एक इंडिविजुअल पे कुछ टीका टिप्पणी करना योग्य था या योग्य नहीं था, वो मैं जनता के ऊपर छोड़ूंगी। पर ये कह देना इनका अपमान करना यानी पूरी सिख कम्युनिटी का अपमान करना, तो थोड़ा सोच समझ कर। ये रवनीत बिट्टू जी को उसी पंजाब ने, वहीं की जनता ने, वही सिखों ने लोकसभा में इनकी पार्टी से हराया था। मणिपुर में मैम प्रोटेस्ट फिर शुरू हो गए जैसे ही नई सरकार बनी है बीजेपी की। वहां पर कई माइनर इंजरीज हुई हैं और रोड ब्लॉकेज देखे गए और सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ क्लैशेस। बिल्कुल सरप्राइज नहीं हूँ। मैंने शुरू में ही कहा, जब इन्होंने डिसाइड किया कि प्रेसिडेंट रूल हटाकर वापस से अपनी सरकार बना लेंगे, जनता के ऊपर, जनता इतने दिनों से भरी हुई बैठी है कि वो वोट कर इस सरकार को बदलेंगे। ये सत्ता ना छोड़ने की वजह से इस तरीके का वो सरकार बनाकर उन्होंने सरकार तो बनाई, पर वो जनता के मन की सरकार नहीं है। इसलिए आप ये प्रोटेस्ट देख रहे हैं। शर्मनाक है कि अगर वहाँ पे पीस बहाल हो चुका होता तो आप जल्द से जल्द वहाँ पे चुनाव कराते। सुप्रीम कोर्ट का मैंडेट भी है, पर नहीं, आप अपनी अपनी एसी में प्लानिंग और उसमें कि पावर बनी रहे, ये कर रहे हैं, तो उसका खामियाजा तो वहाँ की जनता भुगतेगी।
कल राज्यसभा में आपने ट्रंप और यूएस डील पे बात करी, उसी को दोहराते हुए असदुद्दीन ओवैसी भी कह रहे हैं कि हम लोग अमेरिका के सामने झुक गए हैं, चाइना के लिए आपने डोर खोल दी है, इन्वेस्टमेंट वो कर रहा है, जबकि लद्दाख में क्या हुआ वो हम सब जानते हैं, गलवान में क्या हुआ वो हम सब जानते हैं। इस सिचुएशन मैं वही कहूंगी कि यूएस डील के बारे में जनता को कुछ नहीं पता है, और मुझे पता लग रहा है कि मंत्रियों को भी कुछ नहीं पता है, क्योंकि जब कॉमर्स मिनिस्टर आए उन्होंने पहले तो मीडिया के सामने अपनी बात रखी, पर राज्यसभा में भी जब आए कुछ ऐसे स्टेटमेंट नहीं था जो किसानों को ये सुकून देता कि हमने जो 0% ड्यूटी का जो टैरिफ बता रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप, उनको कुछ भी क्लैरिफिकेशन देना उनको समझ में नहीं आया, क्योंकि उनके पास पता ही नहीं है फ्रेमवर्क क्या है। कल ऐसे ही विदेश मंत्री ने आप ही के प्लेटफॉर्म पे कहा कि मुझे भी डील का पता नहीं है, वो कॉमर्स मिनिस्टर हैंडल कर रहे हैं। यानी मैं पूछना चाहती हूँ कि पता किसको है, और जिसको पता है वो सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हैं। वैसे ही जैसे उन्होंने डीएस्केलेशन का पोस्ट किया था, वैसे ही वो बता रहे हैं कि हाँ इंडिया ये मान गया है कि रशिया से ऑयल नहीं खरीदेंगे, ईरान से ऑयल नहीं खरीदेंगे, और आप सिर्फ वेनेजुएला और यूएस से एलएनजी का जो डील हो रहा है वो खरीदेंगे। तो किस तरीके से हमारी नेशनल इंटरेस्ट जो हैं ताक पे लगाते हुए सरकार वाह लूटने के लिए यूएस के सामने यूएस से जो फरमान आ रहा है वो आप जारी कर रहे हैं, ये देश का दुर्भाग्य है और उसके स्पष्टीकरण सरकार को देना चाहिए। इसीलिए मैंने ये मुद्दा कल पार्लियामेंट में उठाया था कि जो ट्रेड डील इक्वल टर्म्स पे ना हो, जो हमारे किसानों पे भारी पड़े, जो हमारे मार्केट्स पे, जो हमारे छोटे छोटे कारोबारी हैं उन पर मार्केट पड़े, क्योंकि उनके जो इंपोर्ट्स होंगे 0% ड्यूटी पे होंगे, हमारे जो एक्सपोर्ट्स होंगे वो 18% टैरिफ लागू होगा। ये कहाँ तक इक्वल टर्म्स है? बांग्लादेश के स्पोर्ट्स एडवाइजर हैं आसिफ नजरुल, उन्होंने पाकिस्तान को शुक्रिया कहा है कि आप लोगों ने हमारा समर्थन किया है T20 ना खेलने को लेकर इंडिया के खिलाफ। जिस तरीके से बांग्लादेश पूरी तरीके से प्रभावित है पाकिस्तान से, और इस तरीके का फंडामेंटलिज्म बढ़ता जा रहा है, एक डेमोक्रेटिक नेशन जिनके काफ़ी सालों से संबंध रहे हैं इंडिया से, उसमें जहर घोलने का जो काम चल रहा है उसमें पाकिस्तान भी शामिल है। तो अगर वो एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं तो मैं कोई सरप्राइज़ नहीं हूँ, पर इंडिया को अपने नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए अब समझना पड़ेगा कि हमारे नेबरहुड में अगर बांग्लादेश जैसा एक फ्रेंडली नेशन था, वो हमारे तरफ पॉजिटिवली नहीं देख रहा है, और जो माइनॉरिटी हिंदूज पे अटैक हो रहे हैं वो तो लगातार चल ही रहे हैं और रिश्ते लगातार गिर रहे हैं। मैं बस उम्मीद करती हूँ जैसे ही इनकी सरकार बनेगी, वहाँ पे चुनाव होने वाला है, तो कोई एक तो डेमोक्रेसी बहाल होगी और साथ ही साथ उनको ये समझ में आएगी कि एक बड़ी जिम्मेदारी होती है देश चलाने के लिए, और इंडिया का उनके साथ बड़ा योगदान रहा है, और फिर से किस तरीके की स्टेबिलिटी आएगी। यूनियन एमओएस ने सिविल एविएशन के मुरलीधर मोहोल, उन्होंने कहा है कि अ टोटल ऑफ 377 एयरक्राफ्ट हैव बीन आइडेंटिफाइड फॉर रेपिटेटिव डिफेक्ट्स सिंस जनवरी 2025 अगेंस्ट 754 एयरक्राफ्ट फ्रॉम वेरियस शेड्यूल्ड एयरलाइंस। देखिए, ये अगर ये जो बात बता रहे हैं ये तब आई है, और सिक्योरिटी और सेफ्टी चेक्स तब चल रहे हैं जब एक एयरप्लेन क्रैश हो चुका है। उस एयरप्लेन क्रैश का अब तक रिपोर्ट नहीं आई है कि क्या कारण था। शुरू में इंटरिम रिपोर्ट आई, कोई नहीं जानता है फाइनल रिपोर्ट कब आएगी। उसी के लगातार चलते फिर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री का इस तरीके से जाना एक एयर एक्सीडेंट में वो दिखा रहा था कि कोई भी चेक्स एंड बैलेंसेस जो होते हैं वो नहीं है। उम्मीद करती हूँ जो ये निकला है उस पर और सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे कि अगर ये एयरक्राफ्ट ऑपरेट हो रहे हैं और कौन ऑपरेट कर रहा है, तो उन एयरलाइंस को भी वार्निंग दी जाएगी। पर दुर्भाग्य ये है कि कोई भी एयरलाइन डिस्टर्ब हो, क्योंकि 2 ही एयरलाइंस रह गई हैं मेजरली, कोई भी उनमें से एक डिस्टर्ब हो तो सब लोगों की जो हवाई यात्रा है सब चरमरा जाती है, और इंडिया की पूरी एयर स्पेस, एयर इंडस्ट्री, ट्रैवल इंडस्ट्री कोलैप्स कर जाती है। ये इन्हीं की पॉलिसीज़ के चलते है कि दुओपली की हुई है, मनमानी चल रहा है, अनसेफ जेट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है फॉर कमर्शियल प्रॉफिटाइजेशन। आखिरी सवाल, जालंधर में गुरुद्वारे के बाहर आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं लकी ओबरॉय, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। दिस इज़ एक्सट्रीमली अनफॉर्चुनेट। जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था वहाँ पे चरमराई हुई है, ये दुर्भाग्यपूर्ण खबर है, और मैं उम्मीद करती हूँ जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई होगी, और क्या क्या लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज वहाँ पे हैं उनके मुख्यमंत्री उस पर संज्ञान लेते हुए इस पर कार्रवाई करेंगे।